वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक कुछ तकलीफ़देह ख़बर और एक अच्छी ख़बर से भी सुनेंगे। हमने देखा कि बलूचिस्तान पस्ती में एक अटैक हुआ जिसमें हमारे 14 फ़ौजी भाई शहीद हो गए, लेकिन एट द सेम टाइम मियांवाली में जो अटैक हुआ उसको पूरी तरह नाकाम बना दिया गया और जो लोग पाकिस्तान की तनसीबात को निशाना बनाना चाह रहे थे उनकी आपने सोशल मीडिया पे फुटेजेस भी देखी। इस साल पाकिस्तान में जो हमले हुए हैं और उनमें किस तरह के लोग इन्वॉल्व रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको बताते हैं कि आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले चंद महीने में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलावरों में से 14 अफ़गान हमलावर थे। 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग में होने वाले दहशतगर्द हमले में 5 TTP के अफ़गान दहशतगर्द मुलव्वस थे। 12 जुलाई 2023 को ज़ोब कैंट पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार में 5 में से 3 अफ़गान दहशतगर्द थे। 30 जनवरी 2023 पुलिस लाइन्स पेशावर पर हमला किया गया और 29 सितंबर 2023 को हंगू में खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक भी अफ़गानिस्तान से था। 4 नवंबर 2023 को मियांवाली में हमला हुआ लेकिन इसको पूरी तरह नाकाम बना दिया गया। 3 नवंबर 2023 को बलूचिस्तान के साइली ज़िला गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर हमला हुआ और 14 फ़ौजी एहलकार शहीद हो गए थे। रवां साल सिक्योरिटी फोर्सेस को 8 सालों में सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। साल 2023 के इब्तदाई 9 माह में फ़ौज के 137 और पुलिस के 208 एहलकार जान से गए हैं। रवां साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के कम से कम 386 अरकान जान से गए। साल 2023 की तीसरी तिमाही में 190 दहशतगर्द हमलों और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तकरीबन 445 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और आपने ये देखा कि बार बार जिन अफराद के मुलव्वस होने का जिक्र आ रहा है उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। बहुत क्रूशल है ये पाकिस्तान के लिए जब हम 1.7 मिलियन जिसमें से कई अफ़गान हैं उनको अनडॉक्यूमेंटेड होने की वजह से अपने मुल्क वापस भेज रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। इसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ा तकलीफ़देह हमला था, हमने अपने जवान खोए। दूसरा हमला बड़ी बहादुरी से पूरी तरह नाकाम बना दिया गया। ये जो एक फ्रीक्वेंसी है हमलों की, क्या वजह है, ये क्यों बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों में? बहुत बहुत शुक्रिया बतूल, आपने जो अपना इंट्रोडक्शन में जो कुछ बताया और जहाँ पे आपने अफगान इन्वॉल्वमेंट बताई, उसके साथ एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ था। उसमें हमलावर जो थे उज़्बेक्स थे और अफगान थे। PF बेस फैसल पे हमला हुआ था जिसमें आपका एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो डैमेज हुआ था, उसके अंदर उज़्बेक्स और TTP के लोग इन्वॉल्व थे। PF बेस बडाबेर में हमला हुआ था, वहाँ उज़्बेक और अफगान और TTP के लोग थे, लेकिन ज़्यादा उसमें अफगान थे और 3 उसमें उज़्बेकिस्तान के लोग थे। इसके साथ साथ आप देखिएगा जो कराची में चाइनीज़ एम्बेसी पे हमला हुआ, उसके अंदर बलूचिस्तान के लोग थे और वो तमाम लोग वो थे जो मिसिंग पर्सनस में थे। इसके बाद एक लड़की पकड़ी गई थी कोयटा में सुसाइड अटैक जैकेट पहन के, वो उन मिसिंग पर्सन में इन्वॉल्व थी जिसके लिए हमारे यहाँ सहाफत के लंबरदार जो है वो मिसिंग पर्सन का शोर मचा रहे होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे और हमले हैं। इसके साथ साथ आप अगर डकैती की वारदातें निकालेंगे, डकैती की जो वारदातें अभी कराची में कोई 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक डकैती की वारदात नाकाम बनाई गई, उसमें 4 डाकू थे, उसमें 2 अफगान थे। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगी तो पाकिस्तान के अंदर जो अपना कॉल फॉर रैंसम होती हैं और जो अफगानिस्तान के नंबर से आती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर अफगानों के इम्प्रिंट्स मिल रहे हैं। अब आपने बात किया, सवाल यहाँ पे खड़ा किया कि जी ये क्यों हो रहा है, ये सर्च क्यों हो रही है। ये जो चीज़ें आपके सामने हैं जिसमें एक मुल्क के शहरियों की इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आ रही है, और जब आप उस मुल्क के शहरियों को वापस भेजते हैं और वापस भेजने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे UNO के भी पाँव खड़े हो जाते हैं, UNHCR के और एमनेस्टी इंटरनेशनल के भी पाँव खड़े हो जाते हैं। ना UNHCR देखता है कि पाकिस्तान के 14 फौजी कल शहीद हुए, जो एक हार्ट ब्लीडिंग केस है। 14 लोगों की जानों का ज़िया एक आम आदमी, एक आम बात नहीं है कि आप एक स्टेटमेंट दें और उससे गुजर जाएं, या ये कह दें कि जी बस वो शहीद हो गए, हमने नमाज जनाजा पढ़ दी, आप उससे गुजर जाएं, या ज़ोब में जो लोग शहीद हुए आप उससे गुजर जाएं, उनकी नमाज जनाजा। ये एक स्टेटमेंट नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके रीजंस हैं, इसकी वजूहात है। और सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ पे जो इलीगल अफगान रह रहे हैं वो दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ
रॉ एंड एनडीएस, ठीक है जी, वो खेल रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब प्लीज़ आई होल्ड यू हियर, ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है और आपको याद होगा कि अफगान गवर्नमेंट के तर्जुमान ने भी इसको बड़ा एक सख्त बयान दिया है कि थोड़ा और वक्त देना चाहिए था और ये अच्छा सलूक नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये उनका रिएक्शन है। लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं इसमें से तो अभी तकरीबन सिर्फ 1 लाख अफगान वापस गए हैं, बाकी जो इतना बड़ा नंबर है वो भी बाकी है। और आप ये बात इतने वसूख से कह रहे हैं तो हम इतने बड़े नंबर को हैंडल कैसे करेंगे? और अफ़गानिस्तान की तरफ से प्रेशर और जिन ऑर्गेनाइजेशंस का आपने नाम लिया है, हमारी तैयारी क्या है इसको लेके? क्योंकि जो लोग मारे जा चुके हैं, फॉर एग्जांपल कल के अटैक में जो दहशतगर्द मारे गए हैं, ये उनको प्रेजेंट करना कि इनका ताल्लुक कहाँ से था, आपको लगता है कि ये सारा होमवर्क बेहतर तरीके से किया जा चुका है और आइंदा आने वाले वक्त में हम लोग इसको बेहतर तरीके से इस पर स्टैंड ले पाएंगे? क्योंकि इवेंचुअली सफ़र तो हम कर रहे हैं। तो ये आने वाले वक्त क्या मतलब? आने वाला वक्त होता है जब एक इंसिडेंट, एक इंडिविजुअल इंसिडेंट हो, यानी आज एक इंसिडेंट हुआ या हफ्ता पहले एक इंसिडेंट हुआ या महीना पहले, आप कहें आने, उसको आप कंपेयर करें माजी से। ये जो जिन वाकयात का आप जिक्र कर रही हैं और जिन वाकयात जो हुआ वो तो तवातुर से हो रहे हैं और पिछले पूरे साल से हो रहे हैं, तो कौन से आने वक्त में आप पॉलिसी बनाएंगे? ये तो आज की बात है। जो रिएक्शन अफगानिस्तान से है, मैं उसके रिलेटेड मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अफगानिस्तान का रिएक्शन में, अफगानिस्तान ने आज तक आपको कहा कि आपने हमारे इतने सारे लोगों को पनाह दी जो रिफ्यूजीज आए थे जब सोवियत यूनियन ने अटैक किया था, और वो जितने लोग आए थे वो पाकिस्तान में क्लशन कल्चर और करप्शन का कल्चर लेके आए थे। उन्होंने पाकिस्तान की ट्रकिंग माफिया, सारे ट्रकिंग माफिया बन गई थी, उन्होंने पाकिस्तान की सड़कों को तबाह किया। तो अफगान गवर्नमेंट की तरफ से तालिबान ने आज तक कहा कि जी आपने हमारे ऊपर एहसान किया है? वो तो जो उन पे एहसान करता है उसकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। जैसे अभी वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को ना भेजें, और भाई ना भेजें तो हम अभी क्या बात हो रही है? मिस्र जो है वो गाजा के लिए अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा है, गाजंस के लिए, क्योंकि इजराइल चाहता है कि वो सिनाई में चले जाएं, लेकिन मिस्र जो है रफा की क्रॉसिंग नहीं खोल रहा है। उनको पता है कि जो वो उन लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं है जो मुसलमान हैं। हमने तो इन लोगों को ले लिया है ना, तो अब अफगान हुकूमत को चाहिए कहेगी इतने बंदे वापस भेज सकते हो भेजो। अगर अपना मुल्क नहीं चला सकते तो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, इट इज ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन इट। मैं आपको कह रहा हूं, ये एक वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स आगे पढ़े, उसमें पिछले दिनों एक आर्टिकल आया था कि अफगान हुकूमत वो हथियार बेच रही है दहशतगर्द ग्रुपों को, जो अमेरिकन जो है जानबूझ के छोड़ के गए थे अफगानिस्तान के अंदर ताकि वो दहशतगर्दों के हाथ लगे। और वो तमाम असलह जो आज इस्तेमाल हो रहा है इस किस्म की कार्रवाइयों में, वो सारा अमेरिकन असलह है। वो लेजर गन्स हैं, वो M4A1 राइफल्स है, वो नाइट गॉगल्स हैं, वो नाइट विजन गॉगल्स हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक तो ये वाकयात हो रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इसके रद्द-ए-अमल में भी हो रहा है कि अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स यहाँ पे रह रहे हैं और दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ अदर एजेंसीज। लेकिन जो हमारा बॉर्डर है वो भी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब तक पोरस है, और जब तक रिकग्नाइज नहीं हो जाता अफगानिस्तान या बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, ये खतरा तो मंडलाता रहेगा। तो आप क्या समझते हैं कि अब इलेक्शंस भी करीब हैं और हमारी तैयारी तो हमने देखा कि एक हमले को पूरी तरह नाकाम बना दिया गया, लेकिन what else needs to be done except this? इलेक्शन इन प्रीव्यू, मेरे लिए जो इस वक्त कंसर्न है वो ये है, वो कंसर्न वो है जो सिक्योरिटी कंसर्न है, वो कंसर्न वो है जो दहशतगर्दी का कंसर्न है। और उसके अंदर जो कंसर्न पाकिस्तान में लोगों को है, ये पाकिस्तान में होना चाहिए, वो ये है कि जोब कैंट पे हमला हुआ था, सिब्बी में एक FC की चेक पोस्ट पे हमला हुआ था, पंजगूर में FC के कैंप पे हमला हुआ था, आज मियांवाली बेस पे हमला हुआ। हमने जिस वक्त हमले, यहाँ पे जो पॉइंट इस वक्त सामने आ रहा है वो ये है कि जब हमले हुए और हम वहाँ पे इंस्टॉलेशन पे ऑर्गेनाइज थे, जैसे PF बेस पे ऑर्गेनाइज थे, या इस तरह बड़ा बेर में हमला हुआ था, वहाँ बड़ा इफेक्टिव वो ऑर्गेनाइजेशन थी। जिस तरह में भी जी, जिस तरह बन्नू में हमला हुआ था तो CTD के ऊपर एक कैंट के वहां पे उन्होंने उसको रिपल्स किया, इसी तरह जब चतराल में हमला हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या सवाल ये नहीं पैदा होता कि इन हमलों से पहले जो इंटेलिजेंस फ्लो इन करनी चाहिए थी इन हमलों के मुताल्लिक, या थ्रेट परसेप्शन जो जनरेट होनी चाहिए थी कि जी ये चीज है, ये खतरात है, इस जगह को खतरा है, दैट वाज मिसिंग इन टोटल सिनेरियो। अब वो सोच रहे हैं कि वो सिस्टम में किसकी जिम्मेदारी है उस एडवांस वार्निंग को प्रोवाइड करना, क्योंकि ये जो जितने ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, ये इस वक्त जो कदगन आ रही है, जो मैं आपसे वो ये है कि देखिए, अब आप सोचिए एक सेकंड को, दिमाग को सोचना चाहिए कि एक हमला होता है
जो हुआ है मियाँ वाली में, और एक हमला होता है गवादर में। मियाँ वाली और गवादर का आपस में फासला कैलकुलेट करें, दोनों टाइमली अटैक्स एक के बाद दूसरा होता है। बलूचिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स इन्वॉल्व है वो है BLA, BRA, जावेद मंगल का ग्रुप, अल्लाह नजर का ग्रुप, हरब आरमरी का ग्रुप, बरमदाद बुख्ती का ग्रुप, ये ग्रुप है जो वहां पे इन्वॉल्व है। जो यहाँ पे हमला हुआ वो कहते हैं जी वो TJP एक नई ऑर्गेनाइजेशन आई है जिसने जो जिसको बनाया गया और जिसको मुझे लगता है अमेरिकन ने बनाया है पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए, वो यहाँ पे हमला करती है। अब ये जो दोनों हमले कॉन्सिक्वेंस, फिर लकी मरवत में हुआ, DI खान में हुआ, इसको पीछे से तो कोई दिमाग है ना जो प्लान कर रहा है कि साइमल्टेनियसली ये हमले करो। एक दिन एक हमला करो गवादर में, फिर एक हमला करो पंजाब में, तो पाकिस्तान पूरे के अंदर एक खौफ और थ्रेट की फजा जो है वो जनरेट कर दो। तो वो ये जो चीज है, इसके ऊपर आप मुझे बताइए ना कि हम वो जो कर रहा है वो तो पाकिस्तान, मैं आपको कह रहा हूं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं बैठा, वो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए कार्रवाई हो रही है जिसमें ऑफ कोर्स इन्वॉल्व है रॉ और NDS और मुसैद, क्योंकि उधर से जो इसका लिंक बनता है वो बनता है जो गाजा में जो, लेकिन जो करने वाले हैं, जो इनके अंदर ऑपरेटर्स हैं, वो ऑपरेटर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रह रहे हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे, मैंने आपसे अर्ज किया, जो इलीगल अफगान कैंपों में रह रहे हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा कि उसमें अफगान हुकूमत इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जो एजेंसीज के हाथ वो लोग चढ़े हुए हैं, जो पाकिस्तानी भी हैं, जो बलूच की बलूचिस्तान के भी हैं, ठीक जो है, बहुत उसमें से शुक्रिया आपकी ब्रिगेडियर गजनफर साहब, नॉर्थ। प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। खुश आमदीद। और अब कुछ सियासी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं नून लीग से, अखुनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं, और महमूद मौलवी साहब IPP से। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। राना एहसान साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। बताइएगा, अभी इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई है, क्या नैरेटिव है जो आप लोग अभी अपने अवाम के पास लेके जाएंगे? क्योंकि जब लंदन में मुलाकातें हो रही थी तो ये बड़ा वाज़े तौर पे कहा गया कि अब एंटायर एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करनी। जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी आके पहली तकरीर की, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। लेकिन जो रिसेंटली आपके कुछ कॉलीग्स ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, मियाँ लतीफ़ साहब ने भी और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, उनकी स्टेटमेंट से लगता है कि आप लोग दोबारा फिर एहतसाब की सियासत करेंगे या लोगों को लाएंगे कटहरे में। क्या आपने इसको तब्दील कर दिया नैरेटिव को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियाँ साहब की तकरीर जो है, उन्होंने ही बयानिया देना है और उन्होंने ही सेट करना है कि पार्टी किस तरफ जाएगी। अभी हमारा जो मंशूर है वो बन रहा है और जल्द ही उसको लॉन्च किया जाएगा। उसकी कमेटी भी अब फाइनल अपना नया मंशूर मंशूर को बना कर रहे हो रही है। जी बिल्कुल, उसको अपडेट कर रहे आप? हैं खसूसी तौर पे ये आने वाले इलेक्शन के हवाले से। तो वो भी अभी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो मुल्क के जो बड़े मसाइल हैं इस वक्त, जो अवाम को बड़े मसाइल हैं उनके ऊपर होगा। और हम समझते हैं उसी का इंदिया मियाँ नवाज शरीफ ने जो अपनी स्पीच की उस पे किया। उस पे सबसे पहले महंगाई है, बेरोजगारी है, मुल्क की जो माशी लेकिन सूरत आपके हाल है कॉलीग तो ये उसको कह रहे हैं कि बहरान से 8 फरवरी निकालना से है। पहले जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया उनको एक्सपोज होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि फैज़ाबाद के धरने का जो मास्टरमाइंड है, जो हमीद का नाम लेके उन्होंने कहा फैज़ हमीद का, कि उनको भी उनके टहरे में पहुंचाएं। तो ये तो आपके कॉलीग्स तो इंटायरली अलग बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में अलग बात की थी, आप अलग बात कर रहे हैं। नहीं, देखें, जो हकायक हैं, जो तारीख के अंदर जो वाकयात हुए, उन पे बात जरूर होनी चाहिए। लेकिन क्या वो हमारा नंबर 1 एजेंडा होगा? बिल्कुल भी नहीं। मियाँ साहब ने कहा कि उन्होंने अपने दिल के अंदर अगर उनके साथ पर्सनली कोई ज्यादतियां हुई तो उन्होंने वो भुला दिया। वो हमारा एजेंडा नहीं है बिल्कुल। लेकिन ये जरूर है कि आगे भी अदारों को अपने अपना जो आईनी रोल है उसके अंदर रहते हुए काम करना चाहिए है। और जहां तक देखें अकाउंटेबिलिटी की बात है, हम बड़े क्लियर हैं इस चीज के ऊपर कि अगर अकाउंटेबिलिटी किसी ने करने की कोशिश की आइन शिकनों की, तो वो हमारी ही जमात थी और उसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। तो ये जो है ठेका हम लोगों ने खाली नहीं उठाया हुआ। इस ठीक। अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है उन लोगों की, तो उसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो जब 1 पेज पे होंगे तो तभी वो अकाउंटेबिलिटी मुमकिन होगी। ये खाली PMLN की लेकिन जिम्मेदारी लेकिन नहीं अब है। बिल्कुल आपने बेशक ठेका तो नहीं लिया हुआ, लेकिन आप लोगों ने ये कहा था, मरियम नवाज ने अपने जलसे में कहा कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक नई पॉलिसी बताई है। अब आपके कॉलीग्स भी बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये आपका तो नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है सिर्फ, लेकिन आप चूंकि ऐसा कहते रहे तो इसलिए सवाल बनता है।
मैं आगे बढ़ती हूँ। अखवंजादा चट्टान साहब, आप लोगों का क्या नैरेटिव है? आप लोग का क्या ये नैरेटिव है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, पहले नून लीग को नहीं मिल रही थी, अब अगर उनको मिल रही है तो आप अपनी आवाम के पास क्या लेके जाएंगे? इलेक्शंस अनाउंस हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि हम आवाम के पास अपनी खिदमत लेके जाएंगे, हम आवाम के पास अपना माजी को लेके जाएंगे, हम आवाम को बताएंगे कि पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए हैं। लेकिन चट्टान दहशतगर्दी साहब, ने ये किस दोबारा तरह की खिदमत होगी कि आपने नून लीग के साथ मिलके इमरान खान को सीट से हटाया, अब ये खबरें हैं कि दोबारा आप पंजाब में उनके साथ इत्तेहाद करेंगे, तो आपका वो फार्मूला बुरा था या अब है कि आप समझ नहीं पा रहे सियासत को? क्या आप भाई अपने आप वोटर को फैसला कैसे करें, कन्विंस करेंगे? आप फैसला करें। 2 सेकंड पहले आपने जो सवाल पूछा था इसका जवाब दे दो, क्योंकि मैं तो उसका जवाब दे रहा था, या इस सवाल का जवाब दे दो, दोनों आप का दे दें, डिसाइड करें। दोनों का दे दें। तो फिर मुझे मुझे बोलने दें मैं जी। दोनों का जवाब दे दूं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के पास जाएंगे और अवाम को बताएंगे कि दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। कल हमारे क्वेटा में बलूचिस्तान पसनी में 14 लोग शहीद हो गए, डेरा इस्माइल खान में धमाका हुआ, आज मेवाली में हमारे एयरफोर्स पे हमला हुआ, मईशत की जो हालात है, तो हम अवाम के पास ये लेके जाएंगे और अवाम को ये बताएंगे कि एक टाइम था कि हमसे बांग्लादेश टूट गया, 90,000 फौजी हमारे कैद में आ गई, जमीन पे कब्जा हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को इतनी ताकत बनाया। हम अवाम को ये बताएंगे कि ज़ियाउल हक ने इस मुल्क का जो हशर किया था, मुल्क को असलहे का ढेर बनाया था, वफाक को इंतहाई कमजोर कर दिया था। लेकिन चट्टान साहब, अब जो ज्यादा वोटर है उसका हिस्सा यूथ से ताल्लुक है। हिस्ट्री तो किताबों से भी पढ़ सकते हैं। मेरा ख्याल है जो यूथ है उसके लिए पिछले 10 साल की हिस्ट्री काफी होगी, जो उसने देख लिया 2013 के इलेक्शंस के बाद। आपको नहीं लगता कि ज्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत है? वो शायद नहीं सब सुनना चाहेंगे। यूथ को हम ये बताएंगे कि 2008 में जब हम इख्तिदार में आए तो सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था, वो वफाक इंतहाई कमजोर था, ट्राइबल और इस बेस पे फिर आपको वोट भी मिल जाएगा, ये जो आप कह रहे हैं। लेकिन जब हमें वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या हम झूठ इमरान खान की तरह झूठ बोले लोगों से कि लेकिन आप उनके साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, 50 लाख घर देंगे? नहीं, हमारा किसी के साथ इत्तेहाद नहीं है। ये तो जब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होगा फिर ये पता चलेगा कि किसका किसके साथ इत्तेहाद है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला ये है कि हम पूरी मुल्क से तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, सीट टू सीट एडजस्टमेंट हमारा हो सकता है। एक हल्का है कि इसमें हमारा 2-3 हजार वोट है और हमारा लाइक माइंड पार्टी है, तो हम अपना वोट उसको दे सकते हैं। एक हल्का ऐसा होगा जहां पे हमारा लाइक माइंड पार्टी है और इसका 2-3-4 हजार 6 हजार 9-10 हजार वोट है। ठीक है चट्टान साहब, ये बताइएगा, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। ये बताइएगा कि आप लोग भी नहीं चाहते कि किसी का एहतसाब नहीं हो, जैसे नून लीग ने अपना एक फिलहाल एक पॉलिसी बताने की कोशिश की, आप लोग भी नहीं चाहते कि किसी का हमारा बुनियादी सियासत ये है, हमारा बुनियादी सियासत और मुतालबा ये है, और ये हम कर गुजरते। अगर 2008 में जो अपोजिशन था वो साथ देते, और या जब हम अपोजिशन में थे 2013 से 2008 तक हमारा मानते, तो हम ये कर के गुजरते। हम कहते हैं कि मुल्क में किस तरह का इदारा होना चाहिए जो जज, जर्नल, जर्नलिस्ट हर एक का एहतसाब करे। ठीक है, इस पे आते हैं, मुझे नैब एक्सटेंशन पे के लॉज के एक्सटेंशन पे आने हैं। चट्टान साहब प्लीज, आई होल्ड यू है। महमूद मौलवी साहब, आप लोगों ने अपना एक एजेंडा वाजे किया है जो कि बड़ा एग्रेसिव लग रहा है। आप लोगों ने कहा है कि जो मिनिमम वेज होगी, अगर आप लोग इक़्तिदार में आगे, वो 50,000 होगी, लोगों को घर बना के देंगे, अमीरों पे टैक्स लगाएंगे, गरीबों पे टैक्स नहीं लगाएंगे, और ये बड़े अट्रैक्टिव हैं। लेकिन आपने ये भी कहा कि स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे, यानी कि पूरा एक नया सिस्टम का आपके पास प्लान मौजूद है, लेकिन आपने प्लान बताया नहीं महमूद मौलवी साहब। या अलीम खान ने प्लान क्यों नहीं बताया? एजेंडा तो बता दिया कि करना है, लेकिन करना कैसे है? और तो फिर इसका मतलब कि उनकी और नवाज शरीफ की तकरीर में कोई खास फर्क नहीं था, क्योंकि प्लान तो आपने भी नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे पास प्लान भी है और एजेंडा हमने दिया है। अगर हम अभी प्लान दे देंगे तो इलेक्शन कैंपेन में दूसरे लोग उसको इस्तेमाल कर लेंगे। एक चीज ये आपको बता दूं, बड़े वाज़े हैं, 18 माह इन्हीं सारी पार्टियों ने मिलकर जो है मुल्क को चलाया, ठीक है ना, और 3.5 साल पीटीआई ने चलाई, ठीक है ना। ये 17-18 माह में क्या हशर हुआ इस मुल्क का और अवाम का क्या हशर हुआ, हम ये भी बता रहे हैं, ठीक है ना, कि इस 17 माह में अवाम का हशर क्या हुआ, महंगाई कहाँ से कहाँ। आज ये जो है, इन लोगों को ये देखना चाहिए
कि ये जो 17 माह से बेहतर तो ये इंटीरियम गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन आज महमूद मौलवी 8 साहब एक प्लीज एक जुमला कहने का मौका दीजिएगा। आपको नहीं लगता अगर आप पहले कह देंगे तो वोटर ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी बात समझ पाएगा, बजाय कि इलेक्शन की हसल बसल में जहां बहुत सारे जलसे हो रहे होंगे, तरह तरह की मीडिया कवरेज होगी, आपको पहले बता देना चाहिए अपना प्लान, ताकि लोग ऑलरेडी कन्विंस्ड हों और बड़े सोच समझ के आपको वोट कर सकें। इसके बरक्स आप अपना प्लान छुपा रहे हैं। देखिए, हम कुछ दिन में अपना पूरा प्लान बताएंगे आपको, फाइनेंशियल प्लान भी बताएंगे और इम्पैक्ट भी बताएंगे। जो हम कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट वालों को बिजली फ्री देंगे, उसका भी हम प्लान बताएंगे। हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, जो हेल्थ की बात कर रहे हैं उसका भी प्लान बताएंगे। क्योंकि देखिए, अवाम को प्लान सामने आना चाहिए ना, सिर्फ ये बातें कि हम यूं कर देंगे और हम जो इमरान खान की तरह या दूसरों की तरह, तो उससे तो कोई नताइज नहीं निकलेंगे। तो ये हम प्लान भी बताएंगे और हम ये भी बताएंगे कि देखें फर्क क्या है 17 माह की कारकर्दगी में और ये 3 महीने की इंटीरियम गवर्नमेंट की कारकर्दगी इतनी अच्छी कैसे हो गई। आप ये देखें ना, मुझे पता है कौन सी चीज सस्ती नहीं हो गई। क्या आटा सस्ता नहीं हो गया, घी सस्ता नहीं हो गया, चीनी सस्ती नहीं हो गई, डॉलर सस्ता नहीं हो गया, डीजल सस्ता नहीं हो गया। तो ये पॉलिटिकल हुकूमत थी, ये क्यों नहीं कर पा रही थी 17 माह? सबके सब तो एक साथ थे। आज सब एक दूसरे के दस्ते गिरबान हो रहे हैं कि जी हम इसमें नहीं थे, और वो कहते हैं कि जी PMLN चला रहा था। महमूद मौलवी साहब, क्या आपकी जमात के पास कोई ऐसा माशी प्लान है कि पाकिस्तान को दोबारा IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़े ये प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद? देखिए, ये प्लान्स अभी हम पूरी वर्कआउट कर रहे हैं। अभी तक मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दूंगा। वे पूरी वर्किंग कर रहे हैं और हमने बाकायदा, जिसको बोलते हैं ना, अपने पार्टी के जो टेक्नोक्रेट्स है उनको भी बिठा के हम प्लान देंगे जो है अवाम को। हम लोगों को बताएंगे क्या करेंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ जो है नारे लगाते रहेंगे। ठीक है, तो महमूद मौलवी साहब, क्या अब कौन होगा आपकी पार्टी में अगर बन गए तो? फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा? पूरे प्लान के साथ देंगे ना। तो प्लान बना लिया तो ये भी तो साथ साथ डिसाइड हो गया होगा ना कि नहीं, देखिए अभी इतनी ब्रेन जल्दी कौन नहीं है, हमारे पास 3 माह में है। ये 15-20 दिन में हम आपको सब कुछ देंगे। ठीक। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस मैं खुशामदीद। जी राना एहसान साहब, एक और जाविये साहब से बात करनी है कि नैब लॉज में हम ये देख रहे हैं कि जब कोर्ट ने कहा है कि इसको रिकन्सिडर किया जा सकेगा, तो फिर इसको ऑर्डिनेंस के तहत इन अमेंडमेंट्स को दोबारा रिकन्सिडर करना, ये इसकी क्या ज़रूरत है और आप इसको कैसे देखते हैं एक सियासी जमात? क्योंकि जब आप लोग भी PDM में आ रहे थे तो आप लोग उसको रीवैम करना चाहते थे, लेकिन आप लोग नहीं कर सके। फिर जो तरामीम आई उस वक्त चेयरमैन PTI भी इस पर कन्विंस नहीं थे, लेकिन इवेंचुअली उनको इनका फ़ायदा भी हुआ। अब आपको क्या लगता है कि फिर अब हॉन्ट हो रहा है नैब, फिर इस्तेमाल हो जाएगा? क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है वो मैच्योर नहीं है, और अकाउंटेबिलिटी को सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और उसका निशाना जो है वो दीगर सियासी जमातें बनी हैं। खुसूसी तौर पे जब PTI का दौर था तो PMLN की सारी क़यादत को, जो नैब के अंदर काले कानून थे, उनके ज़रिए जो है महीनों सालों जेलों के अंदर रखा। रेफरेंस कुछ पे नहीं दायर हुए थे, और फिर भी 1.5-2 साल की कैद उन्होंने जो है उन काले कानूनों के तहत भुगती। तो जब हमने नैब अमेंडमेंट्स की थी, इसमें 70-80% वही अमेंडमेंट्स थी जो PTI वालों ने खुद अपनी टाइम पे प्रपोज की थी, लेकिन क्योंकि वो ऑपोजिशन कर रहे थे तो उन्होंने उसको रद्द कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। बहरहाल हम तो अभी भी समझते हैं कि आपको अकाउंटेबिलिटी को रीथिंक करना पड़ेगा, और जो भी अगली हुकूमत आती है उसकी जिम्मेदारी है कि दोबारा से एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म पाकिस्तान में बने, जो ना इस्तेमाल हो सके, जो ना जो है वो सियासी मकासद जो है जिसके जरिए हासिल किए जाएं। लेकिन ये आप लोग कैसे, लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि जब भी कुछ होने लगता है या कोर्ट ने जैसे भी इंटरफेयर किया, इसको री एग्जामिन करेंगे तो फिर एक ऑर्डिनेंस आ गया, तो ये होगा कैसे फिर? देखिए, यही बात है ना। अब अगर जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक दूसरे की टांगें खींचेंगे और हर चीज़ पे सियासत करेंगे, तो अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट का उसकी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सियासी जमातें खुद जब दरवाजे हर चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के खटखटाएंगी, तो इसके अंदर ज़रूरी प्री रेक्विजिट यही है कि जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो ये रियलाइज़ करें कि हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, और जो बड़े मामलात हैं मुल्क के अंदर जिसमें अकाउंटेबिलिटी भी एक बड़ा मामला है, उसके ऊपर जो है सारे बैठ के सर जोड़ के
एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जो सारों के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो ये तभी होगा जब कोई सेंस प्रिवेल करेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जो मैं समझता हूं कि इलेक्शंस के बाद जरूर आएगी। जी चट्टान साहब, आपका इसके ऊपर क्या फीडबैक है? क्योंकि रिपोर्टेडली एक हंग पार्लियामेंट आने वाली है जिसमें प्रॉबेबली नून लीग को ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, फिर प्रेसिडेंट उस पार्टी से हो सकेगा जिसका दूसरे नंबर पे होगा। इसमें आपका भी एक कंसिडरेबल हिस्सा होगा। ये सब डिस्कस हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर रिपोर्टेडली। तो इसमें आपको एट द सेम टाइम ये भी तशवीश है जो सिंध के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं उससे आप लोग भी हर्ट हो रहे हैं। पहले भी आप लोग ये समझते हैं कि काबीना के इंक्लेशन नून लीग की तरफ है। आपके नज़दीक ये ऑर्डिनेंस क्या हैसियत रखता है? डू यू थिंक दिस इज़ गोइंग टू गो आफ्टर यू इन फ्यूचर? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ जो आपने नंबर ही दे दिए कि ये पार्टी इतने वोट लेंगे और ये इतने गॉसिप वोट है, लेंगे। गॉसिप इस्लामाबाद में गॉसिप है, इसलिए आपसे शेयर किया। इस तरह कोई नहीं। तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मेरा तो ख्याल ये है कि जब इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, क्योंकि आप जिन जिन पार्टियों का जिक्र करते हैं तो उन्होंने जब भी मैंडेट लिया है तो उनको मैंडेट दिया गया है अरखेज के जरिए या अरूज के जरिए। लेकिन मुझे यकीन है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होगा तो पूरी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीती। जहां तक नेब का ताल्लुक है तो हमारा तो पहले से यही मौके पे कि इस इदारे को ख़त्म करना चाहिए। ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए बना है, बल्कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत के लिए बनाया गया इदारा था। ये बाद में ये दूसरी पार्टियों के तो बाद में बारी आ गई। इसका तो हमें 14-14 साल जेलों में इदारे की वजह से रखा है, हमारी पार्टी को तोड़ा है, हमें बहुत नुकसान पहुंचाए हैं। तो हम तो पहले से इस इदारे को समझते हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया इदारा है। 2008 में भी हमने बहुत कोशिश किया कि हम एक इस तरह का इदारा सामने लाए कि वो अगर किसी पे हाथ डाले तो कोई ये न समझे कि ये लेकिन चट्टान साहब, क्या वजह है कि इंतकाम आसिफ अली जरदारी क्या बैकफुट पे चले गए हैं? क्योंकि कुछ माह पहले तक वो कह रहे थे कि जब मैं कहूँगा तब इलेक्शंस होंगे, लेकिन फिर वो बैकफुट पे चले गए। बल्कि आपकी पार्टी में इनसिक्योरिटी भी आ गई कि ज़्यादा ख्याल नून लीग का रखा जा रहा है। आप लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं ये सारी एक्सटेंशंस जिनके आप लोग इंडिविजुअली इन सब चीज़ों के खिलाफ बोल चुके हैं? हमें किसी के ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। हम लोगों से यही दरख्वास्त करते हैं कि आइन का ख्याल रखें। इस आइन में हर इदारे के इख्तियारात का तयन है, इस इदारे में हर इदारे का काम का तयन है। बाकी अगर हम ये चीजें लेते किसी को कहते कि हमारा ख्याल रखिए, तो फिर हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को क्यों शहीद करवाते, फिर मुहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो क्यों शहीद हो जाते, फिर जरदारी साहब 12 साल 13 साल जेल क्यों काटे, फिर आदि परियाल को ईद की रात गिरफ्तार करके और घसीट के जेल में क्यों डालते, फिर इस उम्र में जरदारी साहब क्यों गिरफ्तार हो जाता। तो हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए तमाम इदारों से कि हर इदारा अपने इख्तियारात के अंदर रख के काम करे और वोट जो है ये अवाम का हक है, अवाम को ये हक ठीक है देना चट्टान साहब, प्लीज आई होल्ड यू है। महमूद मौलवी साहब, आप बताएं, आप लोग चूंकि कह रहे हैं कि नया मंशूर बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो नया बहैसियत इदारा आप लोग क्या डिस्कस करते हैं इसके बारे में? क्योंकि ये तो पाकिस्तान जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारे हैं, इंटरनेशनल लॉज के, पाकिस्तान ने दस्तखत किए हुए हैं कि एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी का अदारा पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। और हम इसको रिवैम्प करते हुए भी इसलिए हज़ार दफ़ा सोचना पड़ता है क्योंकि हमारे पास इसके मुतबादिल में कोई आइडियाज़ नहीं है। तो आप लोग के जहन में क्या है कि नैब को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि नैब जरूरी है भी और नहीं भी है, मगर बदकिस्मती ये है कि नैब को इस वक्त जितनों ने यूज किया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए किया। देखिए, हमें जो है कानून की बालादस्ती जरूर चाहिए, मगर ऐसा कोई इदारा नहीं चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को पकड़े और डैमेज करे, और जो है वो चाहे जो हुकूमत में वो अपोजिशन के ऊपर यूज हो। ये तवारीख है। महमूद मौलवी साहब, यही पॉइंट मैं एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि नैब का होना पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। हमने दस्तखत किए हुए, हमें एक ऐसा इदारा चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं कि ज़रूरी है भी नहीं ज़रूरी, ये बात इतनी दुरुस्त नहीं है। होना बहुत ज़रूरी है, अब ये काम किस तरह से करें वो हमारी जिम्मेदारी है। बदकिस्मती यही है, देखे ना, बहुत सी चीजें जरूरी है, मगर देखे ना उसके जो हम पास्ट हिस्ट्री देखते हैं उसमें सिवाय विक्टिमाइजेशन के कुछ नहीं हुआ। देखे ना, उसमें पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज किया गया, उसमें जो है PMLN को विक्टिमाइज किया गया,
उसमें बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को विक्टिमाइज किया गया। अब देखे ना, अब मेरे ख्याल से अब पीटीआई की बारी आएगी, पीटीआई को विक्टिमाइज किया जाएगा। तो ये बदकिस्मती है। देखिए, विक्टिमाइजेशन हमें छोड़ देना चाहिए और हमें जो है एक साफ और शफाफ कानूनी जो है ना इदारा बनना चाहिए। अब जहां तक आप कह रही थी कि जी आइंदे हुकूमत क्या आएगी, बिल्कुल आप सही कह रही है। मेरा तजिया ये है कि इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है ना। हम पार्लियामेंट का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट, ठीक, जिसमें तकरीबन सब लोग स्टेक होल्डर होंगे। उसकी वजह ये है कि क्लियर मैंडेट किसी को नहीं मिल रहा। एक हंग पार्लियामेंट की तरह का। हंग पार्लियामेंट, आपने हंग पार्लियामेंट का मैंने इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट कह दिया, ठीक, उसको जरा जो इज्जत से ऊपर पोजीशन कर दी। फर्क यही। ठीक है, अब मेरे साथ रुकिएगा। राना एहसान साहब, क्या नवाज शरीफ जो फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं वो करने में कामयाब हो जाएंगे? उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये बात तो कह देना कि किसी से इंतकाम नहीं लेना और मफाहमत की सियासत करना, बेनज़ीर भी इसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ आई थी, लेकिन वो कभी हो नहीं पाता। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ 2006 में, लेकिन हो नहीं पाता। इस बात की क्या गारंटी कि अब सब साथ चल पाएंगे? देखिए, ये हुआ है जो पिछले 16-17 महीने जो एक बहुत बड़ी कोalition हुकूमत थी, और इसकी मिसाल आपको हालिया तारीख में तो नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर। तो एक दूसरे के साथ ताउन भी हुआ, एक दूसरे के साथ मिलके चले, क्योंकि मुल्क को ज़रूरत थी कि सियासी जमातें इकट्ठी बैठें, इकट्ठे फैसले करें। और जो एक पोलराइजेशन का माहौल जो बदकिस्मती से 2018 से एक हद क्रॉस कर गया पीटीआई की वजह से, वो उसमें आपको नजर आया, ठहराव नजर आया। तो आगे भी देखें, जो मुल्क के मसाइल हैं, कोई एक जमात जो है वो उसको अकेले आगे मुल्क को स्टेयर नहीं कर सकती। अगर कोई हुकूमत बना भी ले तो ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप होना बड़ा जरूरी है, लाजिम है। तभी आप मुल्क के अंदर जो बड़े एजेंडे हैं, कोई प्राइवेटाइजेशन है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को नीलाम करना है, आपने टैक्स रिफॉर्म्स लानी है, आपने और मामलात जो है वो दुरुस्तगी करनी है, तो वो तभी मुमकिन होगा अगर तावन हो। अगर आपने चोरी को रोकना है और सूबाई हुकूमतें वफाक के साथ तावन ना करें, तो वो फिर चीजें मुमकिन नहीं होंगी। लेकिन आगे, क्योंकि अब मैं समझता हूं कि गलतियों की स्पेस मौजूद ही नहीं है माशी तौर पे, तो ये बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे के साथ तावन भी हो, लोगों को इदराक हो कि बड़े एजेंडों के ऊपर क्या मुल्क की सिमत होनी चाहिए। तो ये लाजिम है आगे आने वाली हुकूमत के लिए। कोई भी आता है, हम आते हैं, कोई और आता है, तो सबको साथ लेके चलना, ऑपोजिशन को वो इज्जत देना जो आइन के अंदर उनका मैंडेट है, ठीक है उनको राना साथ एहसान साहब, लेके ये चलना, एक ये एक ये होगा। एनालिसिस है और ये बहुत हद तक बात फैक्ट भी है कि ये सियासी जमातों की अपनी भी, पर्टिकुलरली 9 मई के बाद, कि अब जो रोल हो गया इदारों का, वो अब आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो सियासी तौर पे उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। वो इसलिए भी है क्योंकि पॉलिटिकली एक स्पेस खाली रही और ऐसी गलतियाँ हुई कि बहुत सारी सियासी जमातों को बैकफुट पे जाना पड़ा। अब आपको लगता है कि हर सियासी जमात में अवेयरनेस आ गई है कि चलना किस तरह से है, वो कौन सी एक रेड लाइन है जो कि मेंटेन रहनी चाहिए? देखिए, आप दुरुस्त आपने फरमाया कि जो स्पेस थी, यानी कि सिविल सुपरमेसी की अगर आप बात करें, तो वो काफी उसमें हद तक कमी आई है। और बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो उस तरीके से खुल के जो आपके पास अवेलेबल नहीं है स्पेस। लेकिन उसकी वजह पीटीआई बनी, और 2018 तक ऐसे नहीं था। 2018 तक जो दो बड़ी जमातें थी, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत के, लेकिन इसी वजह से जो है वो पीटीआई को नाफिज किया गया। तो ये आगे जाके, अभी तो इस वक्त तो मैं समझता हूं, मैं आपको यकीन करें, मैं दिल से कह रहा हूं कि लड़ाई झगड़े और इस चीज की ठीक है, स्पेस मुझे अवेलेबल वाइंड नहीं। अप करना है। चट्टान साहब, आप बताइए कि 2006 में ट्राई किया, 2008 में ट्राई किया, बेनज़ीर की शहादत के बाद ट्राई किया, पीडीएम की गवर्नमेंट ने 11 जमातों ने मिलकर ट्राई किया, फ्रेश स्टार्ट नहीं हो सका, अब हो जाएगा फ्रेश स्टार्ट? देखिए जी, बहुत ज़रूरी है कि हो जाए, क्योंकि इस मुल्क के जो मसाइल है, इस मुल्क के जो, ये कोई एक पार्टी और या कोई एक इदारा इस मुल्क को इन बहरानों से नहीं निकाल सकते। हम सारे मिल के उनको निकाल सकते हैं, और ये कोई नामुमकिन नहीं है। 2008-2013 तक आप देख लें कि 2008 से 2013 तक
हमने कर की दिखाया, हमने 18वीं तरमीम किया, हमने सदर से इख्तियारात लेके पार्लियामान के हवाले कर दिया, हमने गाजी हुकूक बलूचिस्तान गिलगित को अपना हक दिया, फाटा की इख्तियार का खात्मा किया, और यह अपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर किया। तो ये मुल्क अपोजिशन का भी है, ये मुल्क गवर्नमेंट का भी है, तो चाहिए कि वो सारे मिल के चले। और मेरे ख्याल से पीटीआई को भी वो सबक हासिल हुआ कि सियासी लोगों के साथ न चलने का क्या अंजाम होता है और सियासी लोगों के साथ हाथ न जी मिलाने का बिल्कुल। क्या महमूद अंजाम मौलवी होता साहब, है। आपका आखिरी कमेंट इसके ऊपर, ये जो हम फ्रेश स्टार्ट की बात कर रहे हैं, ये इसके लिए कौन आगे बढ़ेगा? क्योंकि नवाज शरीफ ने कह तो दिया है, लेकिन हम सारी जिम्मेदारी उन पर सियासी तौर पर डालनी भी नहीं चाहिए। सब जमातों को अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। अलीम खान तो अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई का साथ भी पाकिस्तान के लिए दिया, तो क्या नवाज शरीफ का साथ भी देंगे पाकिस्तान के लिए? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठ के हुकूमत जो है, चाहे कोई भी हुकूमत चलाए, मगर कुछ पॉलिसीज पे मिल बैठ के समझौता करके चलना पड़ेगा। इस वक्त इकोनॉमिक हालात जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर हम आपस में यूं ही लड़ते रहेंगे और एक दूसरों को रोड के ऊपर घसीटते रहेंगे और धरने देते रहेंगे, तो तीसरी कुव्वत आके वो सबको अपने घर ठीक है, भेज बहुत देगी। शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।